इंसान होता है वो मुश्किलों का सामना करता है, और जितनी आप मुश्किलों का सामना करते हैं अल्लाह ने आपको बनाया ऐसा है तो उतनी आप और ताकत आ जाती है आपको। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। आपको मुबारक हो जनाब इमरान खान साहब, आप 22 साल की तवील जद्दोजहद के बाद मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म बन गए। आपको मुबारक हो। आपकी सियासी पार्टी को टांगा पार्टी कहा गया, आपको सियासत के मैदान में अनफिट करार दिया गया, लेकिन आप जीत गए। आपको मुबारक हो। आपने अपनी मां के नाम से एक अस्पताल बनाना शुरू किया और फिर उसकी तकमील की। आज आपकी मां शौकत खानम आप पर फख्र कर रही होंगी। आपको मुबारक हो। आपने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, जब भी फंड्स की कॉल दी अवाम ने भरपूर साथ दिया, आप पर एतमाद किया। आपको मुबारक हो। आपके बदतरीन मुखालिफिन भी आपकी ईमानदारी के मुतारिफ रहे। आपको मुबारक हो। आपने क्रिकेट खेली तो वर्ल्ड कप जीता, सियासत के मैदान में आए तो सियासत के चैंपियन बन गए। आपको मुबारक हो। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान में घिरा हुआ है, यह मुल्क कर्जों के अंबार में जकड़ा हुआ है और अब आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं। आपको मुबारक हो। वो मुल्क जो बदतरीन सियासी इंतशार और अफरा तफरी का शिकार है, आप उसके वजीर आजम हैं। आपको मुबारक हो। जहां गरीब आवाम की जिंदगी दहशत गर्दी के निशाने पर है, जहां आवाम को जिंदा रहने के लिए बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं, आप अब इस मुल्क के वजीर आजम हैं। आपको मुबारक हो। वो मुल्क जहां अमीर के लिए कानून कुछ और है और गरीब आवाम के लिए कानून कुछ और है, आप उस मुल्क के अब वजीर आजम बन चुके हैं। आपको मुबारक हो। आपने अपनी सियासी जद्दोजहद में तब्दीली का नारा लगाया, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया। अब ये सब वादे पूरे करने का वक्त आ चुका है। आपको मुबारक हो। ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद एक्सपोज हो चुका है। अब आपके मुकाबिल बिखरी हुई कमजोर हिज़्ब इख्तिलाफ है। आपको मुबारक हो। जिन्हें आप कभी गालियां देते रहे, बदतरीन तनकीद करते रहे, डाकू कहते रहे, बिकाऊ माल कहते रहे, अब आप उनके भी वजीर आजम हैं। आपको मुबारक हो। जनाब वजीर आजम साहब, आपने अपने लिए जो रास्ता चुना है वहां सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता है, वापसी का ऑप्शन खुद आपने खत्म कर दिया है। अवाम अब हकीकी ऑपोजिशन करेगी। अवाम ने उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी है। आपको मुबारक हो। अवाम 100 दिन में हकीकी तब्दीली के मुंतज़िर है, मुनसिफाना एहतसाब की ख्वाहा है। अब आप अवाम के लिए उम्मीद है। आपको मुबारक हो। क्या इमरान खान इन उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? क्या उनके साथ वो सब कुछ नहीं जो उनसे कबल 21 वज़ीर आज़म के साथ होता आया है? ये तमाम सवाल हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब, मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शेरा रजा साहिबा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज अक्सरियत हासिल करके पार्लियामेंट से अब वो इस मुल्क के बाकायदा वज़ीर आज़म हो चुके हैं और कल अपने ओहदे का वो हलफ उठाएंगे। और वज़ीर आज़म मुंतखब होते साथ ही सबसे पहला जो उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है वो सरदार उस्मान खान बुज़दार को बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब नामजद कर दिया है। बड़े दिनों से इस बात का इंतजार था, बिलाखिर एक नौजवान अगर आप कह सकें उन्हें, उनको मुंतखब किया गया है और उनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। इस पर प्रोग्राम में आगे चल के मैं बात करूंगा, लेकिन आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी हमने देखा, ये उस्मान बुज़दार साहब की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे थे। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ है कुछ उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत शोर शराबा इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान हमें देखने में मिला और उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तब भी बहुत शोर शराबा हुआ और उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब तकरीर करने आए तो तब काफ़ी हद तक खामोशी थी और बड़ी इंप्रेसिव स्पीच आज की बिलावल भुट्टो साहब ने। सबसे पहले नून लीग से मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब और पीपल्स पार्टी से शेला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सबसे पहले नून लीग की जानिब जाते हैं, क्योंकि एहतजाज उनकी जानिब से हुआ है। सही मानों में अगर अपोजिशन कहा जाए तो आज उनकी जानिब से नजर आई। मुसद्दिक मलिक साहब, आज बात की समझ नहीं आई, आज इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, वज़ीर आज़म जब स्पीच करना चाह रहे थे तो उस वक्त एहतजाज की बात समझ नहीं आई। नून लीग की तरफ से किस बात का एहतजाज था?
मेरे ख्याल में इसमें सबसे अहम नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वो लेजिटिमेसी का है। और ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं और अनप्रेसिडेंटेड तौर पे जिस तरह निकाला गया पोलिंग एजेंट्स को, जिस तरह फॉर्म 45 गायब हो गए, जैसे रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बिठा दिया गया या बैठ गया, जैसा आपने देखा कि लाहौर और कराची जैसे शहरों में 40, 50, 60 घंटे रिज़ल्ट्स नहीं दिए गए और उसके बाद ये रिज़ल्ट्स अनाउंस हो गए और जो रीकाउंटिंग का मामला था उसमें भी एक डिस्क्रेशन इस्तेमाल की गई। कहीं पे 13,000 वोटों के फ़र्क से रीकाउंटिंग शुरू करवा दी, कहीं पे 400 वोटों से रोक दी, कहीं 20 पोलिंग स्टेशंस के बाद रोक दी। तो लेजिटिमेसी का जो मसला है इस वक्त वो इमरान खान साहब के आड़े आ रहा है। और जब तक ये मामला, ये इत्तेहाद जो बना है जिसका एक ही नुक्ता है कि एक तो जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जो धांधली हुई उसका तदारुक किया जाए और दूसरा आने वाले वक्तों में ये अश्योर करवाया जाए कि कभी भी इस तरह का इलेक्शन दोबारा नहीं होगा। मुसद्दिक साहब, माजरत कथा कलामी की माजरत, लेकिन एक पॉइंट ये है कि 2013 के हवाले से मैं चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर जरा मुझे कंफर्म करें, 2013 के हवाले से जब वहां पे नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी, जब वो वजीर आजम मुंतखब हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उस वक्त काफी हद तक खदशात थे, उनको भी लगा था कि उनके साथ धांधली हुई है, लेकिन इस किस्म का प्रोटेस्ट वहां पे नहीं हुआ था उस वक्त। आखिर उन्होंने भी आपको उस वक्त तकरीर करने दी थी, तो इसलिए कोई बात समझ नहीं आ रही। लेजिटिमेसी के ऊपर बेशक आपको शक व शुबात हो, लेकिन उसके प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? यानी हर दफा आप जब भी इमरान खान साहब तकरीर करेंगे या प्राइम मिनिस्टर तकरीर करेंगे तो यही सब कुछ होगा हाउस में? देखिए, अगर तो आप पिछले 5-7 साल की मंसूर साहब बात करेंगे तो आपको नज़र आएगा किस तरह पार्लिमान की दीवारें तोड़ी गईं, कैसे उस पर कब्ज़ा किया गया। आपके पास वो तस्वीर भी होंगी जिसमें पीटीवी के बाहर जो हैं वो पीटीआई के लोग विक्ट्री का निशान बना के झंडे लहरा रहे थे। आपको ये भी याद होगा कैसे सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया था और उसका घेराव किया गया था। तो ये तमाम चीज़ें होती रही हैं। तो अगर पिछले 5 साल की रिवायत मुझे उम्मीद है नहीं रिपीट होगी, लेकिन बहरहाल अगर किसी चीज़ में लेजिटिमेसी का फुकदान है तो फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तरीक़ाकार तो तय होगा। जब तक वो तरीक़ाकार तय नहीं होता, जब तक, अब पीटीआई ने तो 4 हलकों की बात की और आपके सामने सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो आपके सामने इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा पूरा एक मुकदमा इन्होंने लड़ा और उसका नतीजा सामने आया जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा, आला तरीन अदालतों ने कहा कि धांधली नहीं हुई है। रिजल्ट्स जहां पे कोई शक व शुबा था वहां पे रिवर्ट भी हुए, पीटीआई के हक में भी हुए। तो ये मामला तो किसी ना किसी नहज तक पहुंचना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि लोग घर से वोट डालने के लिए निकलें और वो वोट डाल के जब चले जाएं तो रात को रिजल्ट जो है अगर कोई और ही डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर रिजल्ट पहले से ही तैयार हैं और इसी तरह हमने मुल्क को चलाना है तो फिर इलेक्शन का ढोंग रचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे डीएचएल के जरिए हमें भेज देते रिजल्ट्स के, भाई ये रिजल्ट्स का फैसला हो चुका है, हमने फैसला किया कि ये लोग हैं और हमने सबके रिजल्ट्स उनके घर डीएचएल में भेज दिए हैं, अब आप घर ही में रहिए। ठीक, ऐसा तो नहीं हुआ। तो लोग अगर वोट देते हैं तो फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो आइन और कानून में तय चुका है कि वहां पे पोलिंग एजेंट बैठेंगे, उनके सामने गिनती होगी, वो एतराजात भी उठाएंगे, फिर वो साइन करेंगे और फिर रिजल्ट अनाउंस होंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा, तमाम जमातें इस बात पे सिलसिले में मौक़िफ़ ले लूं। शैला राजा साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी, भरपूर एहतजाज किया गया नून लीग की जानिब से, कुछ जगहों पे तो बल्कि इस तरह भी लगा कि लाइन कुछ थोड़ी सी अबूर कर ली गई, उसकी इतनी जरूरत नहीं थी। आपकी जमात एतराज करती है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ इस किस्म के नुक्ते उठाए। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब आप अब उन लोगों के भी वजीर आजम हैं जिनको आप जिंदा लाशें कहते रहे हैं, जिनको आप गधे कहते रहे हैं, सबके वजीर आजम हैं आप। लेकिन इस तरह का एहतजाज नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी क्या बात है? क्योंकि शक का इजहार किया जा रहा है कि जनाब अंदर खाते किसी किस्म की कोई डील तो नहीं हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि इलेक्शन यहाँ पे कैसे कैसे होते रहे। आज भी जो है वो बहुत सारे इलेक्शंस पर जो हैं वो सवालात हैं और यूनुस हबीब और पता नहीं कौन कौन सी बातें भी सारी खुल के सामने आई हैं कि इस मुल्क में क्या क्या होता रहा। लेकिन हमने हमेशा यही समझा कि सिस्टम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं चाहा जाता कि पार्लियामेंट्री सिस्टम आगे बढ़े।
तो मैं ये समझती हूँ कि अब ऐसी सूरत में जब बैलेट पेपर्स जो हैं कचरा कुंडी से स्कूल से मिलें और मुख्तलिफ नंबर्स के फॉर्म्स में रोटियाँ बिकनी शुरू हो जाएं जो कि कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स का हक था, तो उस इलेक्शन पे समझ आता है कि क्या हुआ है उसके साथ। सिस्टम बैठने से बहुत सारी बातों का ताल्लुक नहीं होता, जैसे कि मेरे चेयरमैन ने कहा, और मैं खुद भी इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया था और मुझे क्या क्या चीज़ें होती रही सब जानते हैं। कहा जाता है कि इसमें यंगस्टर्स ने जो बहुत पढ़े लिखे हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, तो पहले से डालने वाले लोग जो वोटर थे उन्हें तो वोट डालना आता था ना, तो इसका मतलब हम ये समझें कि यंगस्टर्स के वोट जो हैं वो रिजेक्ट हुए। शहला साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, एक स्ट्रेट पार्लिमानी कमीशन के बाद, मुझे पीपल्स पार्टी पार्लिमानी कमीशन के बाद, शहला साहब सुन लीजिए, मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपके ख्याल में 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई है, हाँ या ना में बता दीजिए। बिल्कुल हुई है। ठीक है, आगे चलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताने के लिए हुई है? अगर किसी भी सिस्टम के खराब होने से फायदा एक ही पार्टी को पहुंच रहा है तो बिल्कुल हुई है। ठीक है, आपके ख्याल में इमरान खान साहब के पास जो मैंडेट है ये असली है कि जाली है? मैं समझती हूं कि असली नहीं है। अगर आप समझते तो तमाम पार्टी यानी जाली हुआ ना, यानी जाली हुआ, तो फिर आपके एतराजात वही हैं जो नून लीग के हैं, एहतजाज मुख्तलिफ क्यों है फिर? इसलिए मुख्तलिफ है कि हमने कहा था कि एक पार्लिमानी कमीशन बनेगा और इस असेंबली में जो होता रहा है हलफ बर्दारी के दिन, हमें उसकी रिवायत ख़त्म करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता लोग हम लोगों से नफरत करेंगे कि यही सिस्टम है। हमें अपनी बात से जो है, अपने अल्फाज से, अपने जुमलों से अपनी बातों को मनवाना होगा। ये एहतजाज कुछ नहीं होते, और आप देखें कि एहतजाज करते रहने का नतीजा कि आज जब वजीर आजम साहब जो नए मुंतखब हुए लीडर ऑफ द हाउस, उन्होंने स्पीच की तो एक वजीर आजम की स्पीच नहीं थी, लग रहा था एक आदमी कंटेनर से उतरा ही नहीं है। लेकिन शहला साहब, आप वजीर आजम के ऊपर किसी किस्म का एतराज आप कर किस तरह सकते हैं? ना आप लोग नून लीग के वजीर आजम जो नामजद थे आपने उनको सपोर्ट किया, ना जो मुंतखब वजीर आजम है ना आपने उनको सपोर्ट किया, आपकी पार्टी ने एब्सटेन किया। 40 साल की सियासत के बाद आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपना एक उम्मीदवार भी नहीं ला सकी वजीर आजम के ओहदे के लिए। कोई शख्स आप लोगों की पार्टी में ऐसा नहीं था जिसको आप इंतखाब के लिए लड़ा सकते हैं? देखिए, हमने कोई गैर आईनी काम तो नहीं किया ना, आइन में इसकी गुंजाइश है। हमारा वादा था कि एक ही होगा, लेकिन हमें पहले दिन से नाम पे एतराज था। हमने नाम कहा था कि आप चेंज कर दें, और वो हमने अपना वादा जो था वो बरकरार रखा। हमने एब्सटेन किया, कोई गैर आईनी काम नहीं किया। हम मजबूत हुए हैं, हम पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। आज क़यादत के फ़र्क को भी सबने महसूस किया है कि किस क़यादत से मजबूत, और एक वाज़ेह मैसेज दिया गया कि कौम को क्या करना है, हुकूमत को किस तरह इस वक्त करना होगा। ठीक है, उस्मान डार साहब के पास चलते हैं। डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, खान साहब के हवाले से सबसे पहले जरा उनकी तकरीर की तरफ आ जाएं। उनकी तकरीर में पॉलिसी से ज्यादा अपोजिशन के ऊपर एतराजात थे। उन्होंने कहा मैं किसी डाकू को एनआरओ नहीं लेने दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, एहतसाब का अमल जो है वो बड़ा तेजी से आगे बनाऊंगा। अच्छा, वो चले, मैं आता हूं उस तरफ, मैं बाद में आता हूं। लेकिन उस तकरीर के अंदर सबको इकट्ठा लेकर चलने की बात नहीं थी उसमें, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि इमरान खान साहब अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे, अब वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर आ चुके हैं। ही हैज टू थिंक लाइक अ स्टेट्समैन। उसमें हमें वो बात नजर नहीं आई कि वो पूरे मुल्क को इकट्ठा लेकर चले। उन्होंने अभी भी इस तरह लगा कि ऑपोजिशन को, जिस तरह वो कंटेनर पर खड़े होकर बुरा भला कहते थे, 17 अगस्त 2018 की तकरीर के बजाय ये 17 अगस्त 2014 की तकरीर लग रही थी आज। देखिए हाँ साहब, टू बी हॉनेस्ट विद यू, हम आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये जिस तरह का मछली मंडी अवान बना दिया गया। ठीक है, और जिन हालात में खान साहब ने स्पीच की है, इमरान खान साहब ने, मैं समझता हूं कि अगर कोई भी होता तो शायद वहां रुक ही नहीं सकता था, स्टे ही नहीं कर सकता था, जिस तरह का शोर शराबा हो रहा था। जहां तक कौम को इत्मीनान में लेने की बात है या एक कौमी एजेंडे की बात है, वो बहुत जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला कौम से खिताब भी करेंगे। मैं असल बात पे आना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे और शैला रजा साहिबा भी कह रही थी धांधली हो गई, धांधली हो गई, इस बात पे क्लैरिटी आना जरूरी है। कौम मुझे भी सुन रही है, इनको भी सुना उन्होंने। पहले ये तो आइडेंटिफाई करें किस हल्के में धांधली हुई है।
जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 2013 में कहा 400 पिटीशंस थी जी, धांधली हुई, हमने 4 हल्के कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल के बेड पे इन्हें बता दिए थे कि इन 4 हल्कों को आप जो है ना वेरीफाई करवा दे। उनमें से खान साहब 3 हल्कों के इलेक्शंस नुल एंड वाइड हो गए थे। मेरा हल्का था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक गया, उसमें भी रिकॉर्ड का हिस्सा 7,500 जैलिंग उठे थे, 30,000 वोट के पोलिंग स्टेशनों के बैग तक नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट मौजूद है कि ये सारा जो मिसमैनेज हुआ है इलेक्शन, इसका कसूरवार इलेक्शन कमिश्न ऑफ पाकिस्तान है, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं है जो कि इलेक्शन के उस वक्त बेनिफिशियरी थे। और तो ये कहना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वो जो एक डॉक्टर साहब इजाजत दीजिएगा, आप जो धांधली और अपने हल्के की बात कर रहे हैं, आपके हल्के में क्या इस मरतबा भी धांधली हुई है या आप जनरली हारे हैं? देखिए जी, मेरे हल्के में तो वहां जो मिसमैनेजमेंट की गई है, उधर मैं भी अगर इन लोगों की तरह चाहूं तो आके शोर शराबा मचा सकता हूं। मुझे फॉर्म 45 नहीं मिले, मेरे वहां पोलिंग स्टेशनों के बैग गैब हो गए, मुझे रिजल्ट लेट दिया गया, बहुत सारी चीजें नहीं हुआ ये सब इलेक्शन आज डॉक्टर साहब, ये हुआ ये सब। देखिए मेरी तो कंप्लेंट्स वहां मौजूद है, लेकिन वो एक लोकल सतह पे जो इलेक्शन को मैनेज कर लिया जाता है। साहब एक मिनट, अगर ये कहना जी कि सिस्टमैटिक हुई है, डॉक्टर साहब फॉर्म, एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर आपको भी फॉर्म 45 नहीं मिला, शिकायत आपकी भी मौजूद है और आप भी कह रहे हैं कि इलेक्शन के अमले ने जिस तरह काम करना चाहिए था नहीं किया, तो फिर अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वो बात करती है तो फिर सही करती है ना? लेकिन मेरी बात सुन लेना, पहले मेरी बात पूरी सुन ले। मैं उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जा रहा हूं, उधर मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ लेना। जो बात आज इमरान खान साहब ने की है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी यही कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएं, हम नहीं रोकेंगे। मकसद ये है कि ये कहना कि बेनिफिशियरी आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ है हमारी। हाँ साहब, हमारी 15 सीटें नहीं है। डॉक्टर साहब आप रोक सकते भी नहीं, अगर वो जाना चाहे आप किस तरह रोक सकते हैं उनको कि अगर वो इलेक्शन कमीशन में जाना चाहे? आप रोक तो नहीं सकते ना। लेकिन है हाँ साहब, आज हमें धांधली से आगे जाना होगा। ये हर इलेक्शन के बाद जो धांधली खेलना शुरू कर देते हैं, हारने वाले कह रहे हैं धांधली हो गई है, जीतने वाले, पिछले इलेक्शन में तो जीतने वाले भी कह रहे थे धांधली हो गई थी, और हमें धरना देना पड़ा अगर ये 4 हल्के खोल देते। डॉक्टर साहब आज असल बात देखें, आज डॉक्टर साहब आज आप भी जीतने वाले हैं, आप भी फरमा रहे हैं कि धांधली हो गई। नहीं हुई धांधली आपके हल्के में, हुई है या नहीं हुई? देखें हाँ साहब, हमारी 15 सीटें हमारी 3,000 वोटों से नीचे आ रही हैं। अगर हमें कोई शख्स या कोई इदारा भी सपोर्ट कर रहा होता तो वो भी 15 के 15 आज पार्लियामेंट में होते। तो मकसद ये तासुर देना कि आरटीएस वाले मामले में शायद पीटीआई को एडवांटेज मिला है या पीटीआई के साथ कोई कूवतें थी जो इतनी बड़ी उन्हें एक 158 सीटें मिल गई हैं। तो मकसद ये है कि 22 साल जद्दोजहद थी इमरान खान साहब की। उस जद्दोजहद में जो 5 साल हम खड़े रहे, आपके सामने है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जद्दोजहद। 5 साल डट के हमने अपोजिशन की है। तो पाकिस्तानी अवाम ने अगर डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे सालों बाद खत्म किया है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल इस टॉपिक के ऊपर, मैं अगर आपसे पूछूं, उस्मान डॉक्टर साहब आपका जो हल्का था जिसमें आप हारे, आप क्यों हारे? क्या वहां पे कोई झुल्लू फेरा गया था? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई बेज़ाब्तियां की थी वहां पे? मुझे इसका सीधा सीधा जवाब दें। देखिए मेरा एक सिंपल एतराज ये है हाँ साहब कि मेरी जो हार थी वो लेस देन 1% पे हुई है। ठीक है, मेरे आरओ ने मेरी रीकाउंटिंग नहीं करवाई जो मेरा आईनी और कानूनी हक था। अच्छा, वो नहीं। मेरा मसला सियालकोट में मेरा आरओ था, धांधली बात का मैटर है, हुई है कि नहीं। अगर वो रीकाउंटिंग करवा देते तमाम बैग्स की जो कि हर जगह हो रही थी तो मेरा शक शुबा शायद ना होता। मैं तो फाइट कर रहा हूं अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मेरा मसला आज ख्वाजा आसिफ साहब नहीं है जो जीत गए हैं, वो तो पहुंच गए हैं, उनको तो नोटिफिकेशन भी मिल गया, उन्होंने ओथ भी ले लिया है। मैं तो गया हूं अब कमीशन में, ट्राइब्यूनल में, वहां मैं अपने केस को फॉलो करूंगा। आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा एतराजात मुझे भी हैं, बेशक मैं हार गया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे सिस्टम को ये कह दूं कि जनाब किसी एक को जिताने के लिए सब कुछ हुआ है। मैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाऊंगा, जो कानूनी तरीका है मैं उसको उसी तरह फॉलो करूंगा। तो आप लोग भी उसको उसी तरह फॉलो कर रहे हैं और आप लोग कर भी रहे हैं, उसमें एतराज फिर किस बात का? देखिए बात यह है कि हम यही तो इन्हें समझा रहे हैं कि आज आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हल्के खोलने, उस वक्त आप कह रहे थे मैं हुकूमत से कह रहा था। आज आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने खोलने, हम आपको यही कहते थे इलेक्शन कमीशन ने खोलने। वो समझ गए ना, बात समझ गए। लेकिन इमरान साहब के वकील, एक मिनट, इमरान साहब के वकील, इमरान ने अपने वकील को कहा है कि नहीं खोलने दो।
और इसके अलावा ये जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं हुआ। शैला साहबा अब वो क्या करें, एक मिनट शैला साहबा, एक मिनट, वो क्या करें? एक तो ये मुझे बात नहीं समझ आती, आप लोग चाहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील जब आके ट्रिब्यूनल के सामने खड़ा हो तो वो मुंह पे भी टेप लगा ले और अपने हाथ भी बंद कर दे और कहें जनाब खेलें आपने जिस तरह मर्जी खेलना है। नहीं, टेप नहीं लगाए, खुलने देना, हल्के खुलने देना, हल्के खुलने दे। ये क्या बात? कौन से खोलने हैं? अगर वो हल्का तो बताएं। अच्छा वो कह रहे हैं हल्का बताएं, चलें बताएं हल्का। मैं बता रही हूँ, मैं आज ऑनर नोट करूंगा इस चीज को, बताएं। एक मिनट, आप जो अपना हल्का रो रहे हैं, आपसे बड़ा केस फैसल साले हयात का था, 500 कुछ का डिफरेंस था, कहा गया कि गिनती होगी, तो पहले ये कहा गया कि नहीं, रिजेक्टेड वोट क्योंकि बहुत ज्यादा है तो उनकी होगी, फिर 25 हल्कों की होगी, फिर 25 हल्कों की होगी। जब रिजेक्टेड वोट में ही वो जीत गए तो 25 हल्के भी नहीं खुले, कुछ भी नहीं खुले, और पुरानी चीज में नोटिफिकेशन दे दिया गया। ये भी हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि इधर और भी बता देती हूँ कि जीडीए का जो एक बंदा जो जीता है थर में, और वो इधर हमारे जैकबाबाद वगैरह में, हम इन पे जा रहे हैं, लेकिन हम तो सिस्टम चलने देना चाहते हैं। आप नहीं चलने देना चाहते थे। आपने उस वक्त, आप हालांकि आप 205 सीटों पे लड़े थे उस वक्त, लेकिन आपने धरना भी दिया कुछ अरसे बाद, पता नहीं किसके इशारे पे, और कहते रहे उंगली खड़ी होगी, और आप कभी असेंबली नहीं आए, और जिसके आज आप लीडर ऑफ द हाउस बने उस पर आपने लानत भेजी। ठीक, सिस्टम आपने नहीं चला, अब वो लानत है उसकी जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग सारी जमातें उसके अंदर बैठी हुई हैं, आप लोग सारी काबिल एहतराम है, किसी पे लानत भेजने की जरूरत नहीं है। मैं एक ब्रेक लेके मुसद्दक मलिक साहब के लिए एक सवाल छोड़ता हुआ जा रहा हूं, और वो ये है कि आज इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के लिए एक चैलेंज रखा है। उन्होंने कहा आपने एहतजाज करना है, आप 100 दफा कीजिए, कंटेनर चाहिए हम आपको देंगे, लोगों को खाना खिलाना है हम आपको देंगे, शर्त यह है कि 1 महीना जरा लगा के दिखाएं। हमने तो 126 दिन लगाए थे। शहबाज शरीफ साहब क्या ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार है? इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब ने आज जब अपनी तकरीर की तो एक चैलेंज दिया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा कि आप एहतजाज करना चाहते हैं धांधली के हवाले से, 100 बिस्मिल्लाह बिल्कुल आकर करिए, कंटेनर हम आपको देंगे, खाना हम आपको खिलाएंगे, शर्त यह है कि कम से कम 1 महीना बैठ के दिखाइएगा। हम 126 दिन बैठे थे यहाँ पर। मुसद्दक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसद्दक साहब, चैलेंज कबूल है, कर सकती है नून लीग ये सब कुछ? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो आज उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है उससे 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह शक्ल में सामने आ गई हैं। एक तो ये कि नए नए इक़्तिदार का नशा है जो एक गरूर की शक्ल में बोल रहा है, और गरूर जो है वो अल्लाह मियाँ को कभी पसंद तो आया नहीं है, तो हो सकता है ये अल्फाज जो हैं खान साहब के गले पड़ जाएं, और अगर वाकई धरने की सियासत का फ़ैसला कर लिया गया, जो कि हम अपनी तमाम जो जमात पोजीशन की हैं उनके साथ मिलकर करेंगे, तो फिर ये हो सकता है कि बहुत महंगे पड़ेंगे अल्फाज खान साहब को आगे बढ़ते हुए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए, एक स्टेट्समैन के अंदर और एक आम जो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासतदान है उसमें क्या फ़र्क होता है? पहला फ़र्क ये होता है कि स्टेट्समैन की तबीयत के अंदर ठहराव होता है और मतानत होती है, जबकि एक आम सियासी शख्स जो है वो बाज़ दफ़ा लान तान करता है, बाज़ दफ़ा सख्त कलामी करता है, उंगली तमाम लोगों पे उठा रहा होता है, कोई फ्यूचर का विजन नहीं दे रहा होता। मलिक साहब, इजाजत कता कलामी की माजरत इजाजत दीजिएगा, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ आता है कि जनाब जिस किस्म के नारेबाजी खान साहब के सामने हो रही थी और जिस किस्म के अल्फाज उनके सामने बोले जा रहे थे, मतलब पूरी की पूरी नून लीग जो है वो उनके सर के ऊपर आ गई थी और बिल्कुल सामने खड़े होकर एहतजाज कर रही थी, तो जो लिखी हुई तकरीर थी खान साहब की वो उनको साइड पे रखनी पड़ी, और एक्सटेम्पोर तकरीर जिसमें जज्बात भी सारे नजर आ रहे थे, जिसमें उनका गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब नजर आ रही थी, खान साहब को इसलिए इन अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए मंसूर साहब, बात ये होती है कि अगर उनके एक्सटेम्पोर यानी दिल की आवाज़, लिखी हुई तकरीर नहीं, दिल की आवाज़ लान तान है, तो फिर वही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ वही आप भी कह रहे हैं कि अगर लिखी हुई, किसी की लिखी हुई, अपनी लिखी हुई पढ़ लेते तो शायद लान तान ना करते, लेकिन जो दिल की आवाज़ थी उसमें लानत मलामत थी, इस वजह से वो सामने आ गई अंडर स्ट्रेस। दूसरी बात ये होती है कि स्टेट्समैन की बात पे एतबार किया जाता है, और अभी शैला रज़ा साहिबा ने भी ये बात कहा
कि जब उन्होंने कहा कि मैं खुलवाऊंगा, मैं कहता हूं कि जनाब आपने जहां पे रिकाउंट करवाना है करवा लें, तो कम से कम अपने हलके में तो करवा लेने देते, वहां पे वकील खड़ा करने की क्या जरूरत थी। जैसे ये कहा करते थे कि भाई अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो, तो आज हम यही कह रहे हैं कि आप वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, वजीर आजम मुंतखब होने के बाद आपकी किस बात पे एतबार करें कि आप पहले कहेंगे कि रिकाउंट करवा लें और फिर वकील खड़े कर देंगे, आप ये आपका एतबार करेंगे। आपकी कितनी पुरानी यू टर्न की दास्तानें हैं, क्या वजीर आजम के तौर पर भी इसी तरह के यू टर्न्स लेंगे। और तीसरी बात यह है कि जो स्टेट्समैन होता है उसके कोई बुनियादी अकायद होते हैं, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी और गलत बयानी से काम नहीं लेता। तो खान साहब को स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए। आज भी उन्होंने वही रवैया अपनाया जैसे आप कह रहे थे अपनी तकरीर में, जैसा धरने का था, जैसा कंटेनर का था तो कंटेनर का जवाब कंटेनर, धरने का जवाब धरना, लान तान का जवाब लान तान। तो खान साहब अगर खुद ही स्टेट्समैन बनने को और वजीर आजम बन के इस पूरे जो हमारी पार्लिमान है इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उससे आगे क्या कर सकते हैं। उस्मान डार साहब जो बात मुसद्दिक मलिक साहब कर रहे हैं उसमें एक बात बड़ी जेन्युइन है कि ये गालबन पहली दफा हो रहा है इस मुल्क के वजीर आजम इनवाइट कर रहे हैं ऑपोजिशन को, क्या हो मेरे खिलाफ एहतजाज करो। इसकी जरूरत तो नहीं है। मुल्क के वजीर आजम को तो मामला को ठंडा करना है। अगर ऑपोजिशन चाह रही है एहतजाज करना तो उनको निगोशिएशन की टेबल पे लाकर बिठाना है और उनको मना करना है कि नहीं आप एहतजाज मत कीजिए, आइए मुझसे बैठ के बात कीजिए। देखें हाँ साहब, पहले तो डॉक्टर साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ साहब अगर ये समझते हैं कि एहतसाब पे कहते हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कड़ा एहतसाब होगा, ना कोई एनआरओ, तो ये लान तान है। ये पाकिस्तानी कौम को बता दें क्या वो गलत बात कर रहे हैं अगर वो ये कह रहे हैं, और इनका कहना है कि ये लान तान की बात कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल जो भी लूटमार हुई है गुज़श्ता 25-30 सालों से, तो यही दो जमातें पाकिस्तान में इक्तदार में रही है ना, तो वो भी अगर कोई लान तान समझते हैं तो ठीक है। धांधली को लेके जो इन्होंने वहां गुलगपाड़ा किया, शोर शराबा किया पार्लियामेंट में, उसके ऊपर खान साहब ने इनको कहा कि ठीक है आप अगर समझते हैं कि धरना ही देना है तो आ जाए, मैं आपको इनविटेशन देता हूं। मकसद ये है कहने का कि हाँ साहब अगर ये समझते हैं कि ऐसी हरकतें करने से पार्लियामेंट को फंक्शनल ये डी फंक्शनल करना चाहते हैं, वहां हाँ साहब आए, स्पीच ना हो, मुझे इजाजत दीजिएगा डॉक्टर साहब, तो फिर ऐसे ही चलाने की माजरत, लेकिन मेरे पास एक कंपैरिजन मौजूद है और मैं चाहूंगा आप लोग सब इसको देखिए कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म मुंतखब हुए थे तो उस वक्त उन्होंने तकरीर किस तरह की थी, अल्फाज का चुनाव क्या था और खान साहब ने आज किन बातों की तरफ इशारा किया है। मैं चाहूंगा जरा दोनों को आप देखिएगा, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, सुनिएगा जरा। कैसे इन्होंने हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मकरूज किया। जो पैसा हमारे बच्चों की तालीम पे जाना था, अस्पतालों में जाना था, वो लोगों की जेबों में गया है। और इंशाअल्लाह इस पार्लियामेंट में हम डिबेट करेंगे कि उनसे हमने क्या करना है। मेरी आरजू है कि ये ईवान इस मुल्क की तारीख का एक रोशन बाब बने। जितना मर्जी आप शोर मचा लें, जो मर्जी करें, सड़कों पर निकले, बल्कि अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे धरना देने। किसी हुकूमत को सड़कों पे आके एक गैर जमहूरी तरीके से कभी नहीं उतारेंगे। हम मैंडेट का एहतराम करेंगे। हमने 4 महीने मैंने गुजारे, 4 महीने। मैं शहबाज शरीफ को कहता हूं कि आप और मौलाना फजल रहमान 1 महीना गुजारते, हम मान देंगे आपकी। जो मर्जी कर लें, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के मसाइल इतने बड़े बड़े मसाइल हैं कि मैं नहीं समझता कि कोई अकेली पार्टी जो है वो इफेक्टिवली उन मसाइल का हल करने में कामयाब हो सकती है। ये आपने दोनों का एक कंपैरिजन सुना। अब शैला रजा साहिबा, आपकी मुखालिफत चूंकि दोनों के साथ ही है तो मैं आपका न्यूट्रल वोट चाहूंगा कि आप इस सिलसिले में देने। ये दोनों वज़रा आज़म में से किसकी तकरीर ज्यादा बेहतर थी आपके ख्याल में? इसका जवाब यह है कि जो आज के
वुड बी वजीर आजम ने, लीडर ऑफ द हाउस ने, क्योंकि अभी उन्होंने ओथ नहीं उठाया, स्पीच की, ऐसी स्पीच पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर आजम ने नहीं की। और उसमें बड़ी बातें ये थी कि उन्होंने कल ये कहा, कुछ ही अरसे पहले ये कहा था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज इलाही। आज उन्होंने कहा डाकू को एनआरओ नहीं मिलेगा, लेकिन डाकू को स्पीकरशिप दे दी। इसी तरह बेचारे इतने खिलाड़ी थे, यास्मीन राशिद जैसी खिलाड़ी होते हुए उन्होंने जूनियर परवेज खटक यानी कि बोजदार साहब को वजीर आला बना दिया, जो उनकी पार्टी में भी आए। और उनकी खूबी ये बताई कि उनके वालिद भी पार्टी बदलते रहते थे, वो भी इनकी पार्टी में भी आए और वो नाजिम भी रहे। उनके वालिद 3 दफा मिनिस्टर एमपी रहे। वो अपने आप को एम्पावर करते रहे। उनके इलाके में बिजली तक नहीं है। ये क्या खूबी है? वो एम्पावर ही कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम बहुत अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं और ये पार्टियां पावर में, तो भाई 96 में तहरीक इंसाफ बनी, 97 में आप इलेक्शन में गए, 40 सीटें आप पूरी हार गए, 99 में माशाल्लाह लग गया परवेज मुशर्रफ का, आप उसके साथ मिल गए। इतने मिल गए कि उसने अपनी किताब में लिखा कि 2002 में जो इलेक्शन हुए उसमें हमारा और इमरान का मसला ये था कि वो 100 सीटें चाहते थे, हम उन्हें 30 देना चाहते थे, तो वो लाहौर से भी चाहते थे, तो हमने कहा वो तो बुक हो गई, ऐसा तो वो इंतखाब थे जाहिर है, तो हमने फिर उन्हें अच्छा, मुझे एक मिनट, तो फिर आप के साथ रहे। तो आपकी जद्दोजहद क्या है? 5 साल से आप मुझे इजाजत दीजिए। बीबी साहिबा शहीद हुई, आपने बाइकआउट कर दिया, तो आपकी जद्दोजहद तो ये क्या परवेज मुशर्रफ? शैला साहबा एक मिनट ठहरे ना, एक मिनट शैला साहबा एक मिनट। मुझे ये एतराज होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी। आप लोग जब ये इस किस्म का दावा करते हैं कि जनाब हम तो आज तक कभी डिक्टेटर के साथ कभी मिले नहीं, हमने कभी डिक्टेटर के साथ किसी का समझौता नहीं किया, सारी पार्टियां एक दूसरे को बुला बुला कहती है, आपकी सबकी हिस्ट्री डिक्टेटर के साथ मिली हुई है, किसकी नहीं है? क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ के साथ एनआरओ नहीं किया था? क्या यह हकीकत नहीं? क्या उनकी डील नहीं हुई थी? क्या उनसे मुलाकातें नहीं हुई थी? मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब ने ज़िया-उल-हक के साथ क्या समझौता नहीं किया था? इमरान खान साहब ने मुशर्रफ के साथ क्या जाके डील नहीं की थी? सबकी हिस्ट्री एक जैसी है। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 मिनट, इमरान साहब की तो, लेकिन खान साहब मैं आपसे पूछता हूँ, इमरान खान साहब मैं इसका जवाब देना चाह रही हूँ ना, मैं इसका जवाब देना चाह रही हूँ। ये दोनों जमातें तो बेनिफिशरी नहीं है। जवाब देना चाह शैला साहब से जरा जवाब ले लें। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाह रही हूँ। मुशर्रफ ने यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी बना दी, गिराया था तो उसने तख्ता नवाज शरीफ का, लेकिन हम पे भी पाबंदी थी। तो जब एक बहुत अरसा गुजर गया और हमेशा की तरह डिक्टेटर नाकाम हुआ, तो सियासतदानों को कोई रास्ता तो चाहिए था, और मुशर्रफ ने तो खुद ही कहा, और इसीलिए वो रास्ता ढूंढा गया, कराची पाकिस्तान, इसीलिए वो रास्ता ढूंढा गया। मुझे एक ब्रेक लेने दें, मैं भी रास्ता ढूंढूं यहाँ से निकलने का। सियासतदानों के लिए ढूंढा गया, इलेक्शन के लिए ढूंढा गया। ठीक, मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक ब्रेक ले लूं, उसका मजीद कुछ रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नया पाकिस्तान अब इंशाल्लाह इमरान खान साहब के आने के बाद बनेगा। वो कैसा होगा, क्या वो तब्दीली ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, इस बारे में मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान खान साहब नौ मुंतखब वज़ीर आज़म, इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब भी मौजूद हैं। मुसद्दिक साहब, ये बताएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपका अब साथ छोड़ दिया, ऑपोजिशन डिवाइडेड नजर आती है। इमरान खान साहब आप लोगों को पहले चैलेंज कर चुके हैं कि आ सकते हैं तो आके दिखा दीजिए आपके पास पावर कितनी है। शहबाज शरीफ साहब बुझी बुझी से ऑपोजिशन करते आए हैं, एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके, उस दिन मुतहदा ऑपोजिशन का एहतजाज था, वहां नहीं पहुंच सके। हालात इस तरह लगता है कि आसिफ अली जरदारी और वो उनके दरमियान जिस तरह तकरीबन 1250 किलोमीटर का फासला कराची और लाहौर में है, तकरीबन इतना ही फासला शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी है। ऑपोजिशन इसी तरह टूटी फूटी नजर आएगी या पहले कोई कदम बढ़ाया जाएगा आने वाले ऑपोजिशन लीडर की जानिब से? मैं, अगर आप सर 1 सेकंड दीजिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, 2 बातें की हैं डार साहब ने, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। एक उन्होंने एहतसाब के मुतल्लिक कही, 1-2 जमातों के मुतल्लिक कही। देखिए, एहतसाब बिल्कुल ठीक है, ज़रूर कीजिए, मगर आज जब एहतसाब का जिक्र कर रहे थे तो EOBI के केस का भी जिक्र करते, NICL के केस का भी जिक्र करते। इनके अपने 11 ऐसे अफराद हैं सिर्फ 2 केसेस में जिनके ऊपर मुकदमात नैब के चल रहे हैं। नैब उनको पकड़ नहीं रही, इसकी वजह यह है कि इस वक्त वो नैब ज़ादे हैं, नैब ज़दा नहीं है। जब ये भी नैब ज़दा होंगे तो उठाए जाएंगे, लेकिन अगर वाकई एक स्टेट आपने क्यों नहीं पकड़ा? अपने भी वो तमाम लोग 5 साल हुकूमत में थे। जी सॉरी जी, मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप हुकूमत में आ गए ना डार साहब जी। डार साहब, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह देख लेंगे, ताला हम तो जिम्मेदारी पूरी करेंगे, चाहे कोई PTI में। ठीक है,
डार साहब जी, अब मैं मान गया आपकी बात डार साहब, लेकिन आपको वो तमाम लोग जो करप्शन में मुलव्वस हैं, जिन पे इल्जामात हैं, उनको आगे नहीं लाना चाहिए था, उनको आपको पार्टी के टिकट्स नहीं देने चाहिए थे। लेकिन मुसद्दिक साहब इजाजत, कथा कलामी की माजरत, मुसद्दिक साहब कथा कलामी की माजरत, एक मिनट मुसद्दिक साहब, नैब की वजह से ही आपका हक है सर, नैब की वजह, मैं सिर्फ बात सुन लीजिएगा मुसद्दिक साहब, नैब की वजह से ही सबसे बड़ी बात यह कि अलीम खान को उन्होंने वजीर आला नहीं बनाया। नैब ही बहुत सबसे ज्यादा उनकी जो राह में रुकावट आई वो नैब ही था। चले कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन 11 और अफराद हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अलीम खान साहब का नाम टेलीविजन पे लूं, लेकिन आपने ले लिया बताने के लिए कि वो कौन है जो EOBI के पीछे थे। अब दूसरी बात यह कि दो जमातों का जो जिक्र हो रहा है कि वो बहुत देर से इक्तदार में हैं, उनके तमाम जो इनके लेफ्ट और राइट पे लोग खड़े हैं, या वो शैला रजा साहिबा की पार्टी में वजीर रहे हैं या हमारी पार्टी में वजीर रहे हैं, इन्होंने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को इतनी सख्त कलामी की माफी तो मांग लेते। मुझे इजाजत दीजिएगा, शैला रजा साहिबा से आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल मैं ले लूं। शैला रजा साहिबा ये बताएगा, जो सवाल मैंने मुसद्दिक साहब से किया था उन्होंने वो जवाब तो उसका डक कर दिया। आप बता दीजिए दूरियां बरकरार रहेंगी ऑपोजिशन में, क्योंकि इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब चौके और छक्के लगा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि ऐसे बुरे चौके और छक्के हैं कि शॉट तो लग रहा है लेकिन बाहर नहीं जा रही बॉल, अपने हिसाब में लगा रहे हैं। तो अगर आज की तकरीर को आप चौके छक्के मानते हैं तो मैं नहीं मानती, उसको कोई एम्पायर चौका छक्का नहीं कहेगा। और दूसरी बात यह है कि अब इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि उन्हें मुल्क लेके चलना है। हमारी बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, मुसद्दिक मलिक साहब, उस्मान डार साहब। वजीर आजम को पूर्व को साथ लेकर चलना है और अपोजिशन के साथ भी उसी तरह ही बर्ताव करना है जिस तरह वो अपने MNA MPA के साथ करते हैं, क्योंकि अब वो सबके वजीर आजम हैं, हमारे भी वजीर आजम हैं। और देखते हैं कि ये हमारे वजीर आजम नया पाकिस्तान बना सकते हैं या नहीं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।